हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में धातु का वाल्व, मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है, ऐसे पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वाल्व जो कि धातु का वाल्व होता है, धातु से बना होता है। मैकेनिकल वाल्व की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि धातु से बना होता है। उसी के साथ ही इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, प्रिकॉशन है वो लेने होते हैं, जिससे कि मैकेनिकल वाल्व, धातु का वाल्व जो है लंबे टाइम तक चले। जितना अच्छे से आप प्रिकॉशन लेंगे, जितने अच्छे से आप परहेज करेंगे, उतना लंबा आपका मैकेनिकल वाल्व चलता है। मैकेनिकल वाल्व की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा समय तक चलता है। कुछ सावधानियां आपको लेनी चाहिए, कुछ प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए जिससे कि आपका वाल्व लंबे टाइम तक चले। मैकेनिकल वाल्व या फिर धातु के वाल्व वाले पेशेंट को एक खून पतला करने की दवा चलती है। खून पतला करने की दवा जिसको वारफरिन या फिर एसिट्रॉम, वारफरिन और एसिट्रॉम के नाम से जानते हैं, दोनों में से कोई भी दवाइयाँ चलती हैं। इन दवाइयों के काम होता है शरीर में खून का पतला करके रखना। चूँकि धातु का वाल्व लगा है शरीर में, तो धातु का वाल्व में एक टेंडेंसी होती है, जैसे वो खून के कांटेक्ट में आता है, वाल्व के चारों तरफ वाल्व में गठानें बन सकती हैं, वाल्व में खून का थक्का जम सकता है, जिसकी वजह से खुलना और बंद होना हो सकता है ये रुक जाए, कम हो जाए या फिर स्टक हो जाए। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए, और ये जो खून का थक्का बना है ये आपके शरीर में किसी भी शरीर के हिस्से में जाके लकवा कर सकता है, हार्ट अटैक करा सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए खून पतला करने की दवा जो कि एसिट्रॉम और वारफरिन है दी जाती है। और साथ ही खून पतला करने की दवा का आपके शरीर का खून कितना पतला, कितना गाढ़ा है, उसका एक टेस्ट भी कराया जाता है। महीने 2 महीने शुरुआती टाइम पे जब आपकी सर्जरी हुई है, शुरुआती 6 महीने साल भर तक जैसा आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, 15 दिन, हफ्ते, 1 महीने के अंतराल में आपको कराना रहता है। जैसे ही आपका INR सेट हो जाता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंतराल में, जैसा आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, उस टाइम पे आपको INR का टेस्ट कराना रहता है। और आपके एसिट्रॉम या फिर वारफरिन के डोज में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, संशोधन किया जाता है। ये टेस्ट आपको जीवन पर्यंत जैसे आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं उस तरह से कराना होता है। और एसिट्रॉम और वारफरिन की गोली पूरे लाइफ टाइम आपको लेनी होती है। एसिट्रॉम और वारफरिन की दवा लेने का एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए, जैसा कि शाम के टाइम अगर ले रहे हो तो शाम में भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर 4 बजे लेते हैं तो 4 बजे आपको वो दवा ले लेनी है, इसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सेम टाइम पे दवा आपको लेनी है। अगर कभी आप भूल जाते हो, पहले तो भूलना नहीं है, घर वालों को याद दिलाना है, घर वाले आपको याद दिलाएं कि आपने दवा खाई है कि नहीं, वो इंश्योर करें आपने दवा खाया है कि नहीं, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो किसी वजह से, किसी दिन भूल गए, तो ऐसा ना हो कि आपने उस दिन दवा मिस कर दिया, अगले दिन खा रहे हो। मान लीजिए आप 4 बजे दवा खा रहे हो या फिर 5 बजे खा रहे हो, किसी भी टाइम पे खा रहे हो, अगर आप 1 घंटे बाद याद आए आपको, तो आप तुरंत खा लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप अगले दिन खा रहे हो। एक भी दिन मिस नहीं करना होता खून पतला करने की दवा। ये सावधानियां आपको लेनी ही पड़ेंगी। खून पतला करने की दवा के साथ साथ खान पान में भी सावधानियां लेनी होती हैं। खान पान में भी बहुत परहेज करना होता है। कुछ परहेज वाले खान पान हैं जिसको आपको नहीं लेना होता है। खूब परहेज वाले खान पान हैं जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और भी बहुत सारे हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही वाल्व के जो मरीज हैं, मैकेनिकल वाल्व है, धातु का वाल्व है, तो उन पेशेंट को ये कंटिन्यूअस एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, टक 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 टक, इस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब भी पेशेंट या मरीज एकांत अवस्था में होंगे, शांत माहौल में होंगे, रात के समय में होंगे, उस टाइम पे पेशेंट को टक 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 की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ सुन के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आवाज़ आपके वाल्व की ही है। धातु का वाल्व है तो उसमें आवाज़ है। और जब पेशेंट लेफ़्ट साइड में सोता है,
लेफ़्ट करवट होकर अगर सोता है तो उस टाइम पे पेशेंट को वो आवाज़ थोड़ा ज़्यादा सुनाई पड़ता है। और हो सकता है कि पेशेंट के पास अगर कोई पास में सोया है तो उसको भी सुनाई पड़े। तो शुरुआत के टाइम पे, शुरू के दिनों में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आपके लिए वो नया है। जैसे ही आप कुछ टाइम बीतेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीतेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। ये एक तरह का अच्छा साइन है कि आपका वाल्व अच्छे से प्रॉपरली खुल और बंद हो रहा है। ये अच्छा साइन है आपके वाल्व के लिए कि आपका वाल्व अच्छे से खुल और बंद हो रहा है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाल्व से हमेशा आवाज़ आनी चाहिए। खून पतला करने की दवाइयाँ अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से असर करती हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, वो खून पतला करने की दवा 4 mg खा रहा है और उसका INR 1.5 रह रहा है। वैसे ही दूसरा पेशेंट है जो 2 mg खा रहा है खून पतला करने की दवा, उसका INR 3 रह रहा है। तो अलग अलग पेशेंट के शरीर पे अलग अलग तरीके से ये असर करता है। तो आप 2 लोगों को देख के अपने डोज डिसाइड नहीं कर सकते। अपना डोज अपने डॉक्टर को बताइए INR का लेवल, और वो आपका डोज डिसाइड करेंगे, आपके डोज में संशोधन करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आपको आपके डॉक्टर ने जब कहा है INR का टेस्ट कराने के लिए, उस टाइम पे आप कराइए। मान लीजिए आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि 1 महीने में आपको INR का टेस्ट कराना है, आप अगले महीने 1 महीने के बाद नहीं करा के 2 महीने बाद करा रहे हैं, तो ऐसा लापरवाही सही नहीं है आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके इस हेल्थ कंडीशन के लिए ये इस तरह का लापरवाही सही नहीं है। साथ ही आपको हर 6 महीने, साल भर में, जैसा आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इको का टेस्ट कराना चाहिए। इको के टेस्ट में आपके जो वाल्व है वो हेल्दी है या नहीं, मैकेनिकल वाल्व जो लगा है वह ठीक ठाक है या नहीं, और अदर जो वाल्व है वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ खराबी तो नहीं आ रही, इसके बारे में पता इको से चलता है। तो रूटीन बेसिस पे साल भर में 6 महीने में आपको इको का टेस्ट कराना होता है। वाल्व के मरीज को अपने खान पान में भी सावधानियां रखनी चाहिए। वाल्व के मरीज को कुछ खान पान में अपने परहेज़ करना होता है। अगर वो परहेज़ आपने प्रॉपर नहीं किया तो विटामिन के की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी और खून पतला करने की दवा का असर कम हो जाता है। ऐसे में अभी अगर आपको फिर भी आपको ऐसी कुछ जो खान पान की चीज़ें हैं वो लेनी है, तो अपने डॉक्टर को बताइए कि आपको ये लेना है। उसके हिसाब से आपका खून पतला करने की दवा वो संशोधित किया जाएगा, और आपको एक फ़िक्स डाइट पैटर्न के साथ उसको लेना है। हफ्ते में अगर ले रहे हैं तो हफ्ते में, अगर सोमवार को ले रहे हैं तो अगले हफ्ते सोमवार को ही आप वो लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको अपना डाइट पैटर्न फिक्स करना होगा, और फिक्स डाइट पैटर्न के साथ आपको ये सारी चीज़ें लेनी होगी, जिससे आपका INR कम या ज़्यादा नहीं हो। किसी तरह की आपको बीमारियां होती हैं, या कोई मान लीजिए किसी तरह का बुखार है या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं या फिर उनसे दवा लेते हैं, तो उनको ये बातें ज़रूर बताइए कि आपको खून पतला करने की दवा चल रही है, जिससे खून पतला करने वाली दवाओं से जो इंट्रैक्शन होने वाली दवाइयाँ हैं उससे आप बच सकें, वो आपको वो ना दे दें। अगर आप कोई प्रोसीजर करा रहे हो, टूथ क्लीनिंग हो गई, आई की सर्जरी हो गई, इस टाइम पे अगर आपने अपने डॉक्टर को ये बातें नहीं बताई कि आपको खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसे में आपको ब्लीडिंग होने की ज़्यादा रिस्क हो सकती है प्रोसीजर के दौरान। कुछ ऐसे लक्षण जो कि खून पतला और खून गाढ़ा होने के लक्षण हैं, आपको दिखे, आपको समझ में आए कि ये लक्षण हमारे शरीर में कुछ नया है, कुछ अलग तरह का है, उसमें हैं जैसे कि गम से ब्रश करने के टाइम पे, या फिर ऐसे ही गम से, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, मसूड़ से ब्लीडिंग हो रहा है, नाक साफ़ कर रहे हो, नाक से ब्लीड आ रहा है, कहीं कट लग गया, वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, खून बंद नहीं हो रहा है, मल के साथ ब्लड आ रहा है, यूरिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, पेशाब के साथ ब्लड आ रहा है, पेशाब लाल आ रहा है, और महिलाओं में माहवारी, पीरियड से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे सब कंडीशन ये आपको इशारा करते हैं कि आपका INR बढ़ा हुआ है और आपको ब्लीडिंग की रिस्क हो रही है। ऐसे में आप अपना INR का टेस्ट कराइए और अपने डॉक्टर से मिलिए, तुरंत इस कॉम्प्लिकेशन का निदान कराइए। ये तो हो गई खून पतला होने की संभावना, खून पतला होने के रिस्क, खून पतला होने का संकेत। खून
गाढ़ा अगर होता है तो क्या होगा? अगर किसी वजह से आपका खून गाढ़ा होता है तो ऐसे समय में आपको सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, दम लगना हो सकता है, सांस अच्छे से नहीं आ रही है, या फिर आपके जो वाल्व की जो टिक टिक की आवाज़ आ रही थी वो वाल्व की आवाज़ बंद हो गई है आना, या फिर कम हो गई है आना, ऐसे दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे दिक्कतें अगर आपको समझ में आए कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, इस तरह कोई भी समस्याएं अगर होती हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए और इसके निवारण के लिए अगला स्टेप्स वो करेंगे आपके लिए। ये थी जानकारियाँ मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे उनका वाल्व लंबे टाइम तक चल सके। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभकारी होगी। ओके, धन्यवाद।